गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैलुसैक हाइपोथेसिस, बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ओके, और डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, एटॉमिक मास यूनिट, इन सब चीज़ों का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो है बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस, गैलुसैक एंड एवोगाड्रो। तो चलते हैं टॉपिक्स पे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है गैलुसैक हाइपोथेसिस, सेकेंड बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस एंड थर्ड है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। ओके, तो ये तीन जो हाइपोथेसिस हैं, गैलुसैक, बर्ज़ेलियस एंड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है। तो हम पहला देखते हैं गैलुसैक हाइपोथेसिस है क्या। तो गैलुसैक ने बताया कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में जब गैसियस रिएक्टेंट परस्पर आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के पश्चात जो गैसियस प्रोडक्ट बनता है, तो गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के बीच में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। ठीक है, तो सरल पूर्णांक अनुपात किसके बीच में? गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट, ये दोनों परस्पर आपस में एक सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। यही क्या है? यही गैलुसैक हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो जैसे मानते हैं कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्या, क्लोरीन। एक आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन क्लोरीन। ये गैसियस रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो दो आयतन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखो, तो यहाँ पे कितने आयतन है? एक आयतन हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम क्लोरीन, और ये क्या होगा, दो आयतन HCl है। तो गैसियस रिएक्टेंट और ये क्या, गैसियस प्रोडक्ट है। तो इनके बीच में एक सरल पूर्णांक अनुपात 1:2 प्राप्त होता है। यानी कि परस्पर गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट परस्पर एक सरल पूर्णांक अनुपात के रूप में रहते हैं। तो ये क्या हुआ? यही गैलुसैक हाइपोथेसिस है। ओके, चलिए बात करते हैं बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस क्या है। बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस के अंतर्गत इन्होंने बताया कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में या समान ताप और दाब पर, ठीक है, गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होती है, एटम की संख्या समान होती है। ओके, तो हम इसको डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बर्ज़ेलियस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain same number of atom called as what? Bर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम कॉल्ड एज बर्ज़ेलियस हाइपोथेसिस। यानी कि बर्ज़ेलियस ने बताया कि समान ताप और दाब की परिस्थिति में गैस के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या, एटम की संख्या समान होती है। ये क्या, इसे कहते हैं बर्ज़ेलियस की हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, तो इन्होंने बस एक छोटा सा अंतर कर दिया कि समान ताप और दाब की उपस्थिति में गैस के समान आयतन में
अणुओं की संख्या समान होती है। बर्जिलियस ने बताया क्या? बर्जिलियस ने बताया कि गैस के समान आयतन में एटम की संख्या समान होती है, और एवोगाड्रो ने बता दिया कि अणुओं की संख्या समान होती है एट कांस्टेंट temperature and pressure. Equal volume of gas, equal volume of gas contain same number of molecules, same number of molecules. Okay, same number of molecule is called as what? Avogadro hypothesis. ठीक है, तो equal volume of gas contains same number of molecule called as Avogadro hypothesis, and equal volume of gas contains same number of atom called as Berzelius hypothesis. तो इस प्रकार से ये हाइपोथेसिस गैलुसैक का, बर्जीलियस का और एवोगाड्रो का ये क्लियर होता है। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में और भी। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। एक बार और मैं डिफाइन कर दूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain same number of molecules called as Avogadro hypothesis। तो देखिए यहाँ पे एवोगाड्रो ने बताया कि गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक। और हमारे पास एक संख्या है जिसे हम कहते हैं क्या? एवोगाड्रो संख्या 6.02 into 10⁻23, ठीक है। ये क्या है? ये एवोगाड्रो संख्या है, और इस एवोगाड्रो संख्या को हम Na से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे n क्या है? नंबर, और a क्या है? एवोगाड्रो संख्या। लेकिन वास्तव में ये जो संख्या है, ये संख्या एवोगाड्रो के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, ठीक है। इस संख्या को प्रस्तुत करने वाले, इस संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो लॉसमिट हैं। कौन है? लॉसमिट तथा अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर इस संख्या को प्रस्तुत किया था। लेकिन एवोगाड्रो के सम्मान में, एवोगाड्रो साइंटिस्ट के सम्मान में इस संख्या को क्या कह दिया गया? एवोगाड्रो संख्या, और इस संख्या को हम लॉसमिट संख्या भी कहते हैं, और जिसे हम एल से, लॉसमिट एक साइंटिस्ट हैं और इसे हम एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं, यानी कि लॉसमिट संख्या ये होती है। ये एवोगाड्रो संख्या की बात कर रहे हैं तो हम इसे भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या ये 1 मोल भी होता है। ये क्या होता है? ये संख्या 1 मोल भी होता है, ठीक है। तो अभी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि ये इसका यूज कहाँ पे कैसे ये होगा। तो ये क्लियर हो गया कि एवोगाड्रो की हाइपोथेसिस क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट, ओके। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल की संकल्पना क्या है? मोल की संकल्पना क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको
कि मोल शब्द का जो प्रयोग है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ओस्टवाल्ड। क्या नाम है? ओस्टवाल्ड। विलेहम ओस्टवाल्ड, इनका पूरा नाम क्या? विलेहम ओस्टवाल्ड। विलेहम ओस्टवाल्ड was the first scientist who used first of all मोल। इन्होंने सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग किया। ओस्टवाल्ड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले मोल शब्द का प्रयोग किया। और वास्तव में ये मोल है क्या? मोल को समझने से पहले हम कुछ सामान्य सी बातें जानें कि जिस प्रकार से हम किसी पदार्थ को प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं क्या, जैसे कह ली 1 दर्जन केला कह लिया या 1 किलो सेब कह लिया, पदार्थ के द्रव्यमान को किसी यूनिट में नापते हैं, ठीक है, और कोई एक संख्यात्मक मान भी देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने निकाय का द्रव्यमान और कणों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया। वैज्ञानिकों ने निकाय का जो मास है, सिस्टम को जो मास है और उसमें उपस्थित जो कणों की जो संख्या है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया और वही यूनिट क्या कहलाती है? मोल कहलाता है। वही यूनिट क्या कहलाती है? मोल कहलाता है। बात क्लियर हो गया? तो मोल क्या है? एक तरह से इट इज एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। एक्चुअल में मोल क्या है? मोल इट इज एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मैंने बताया अभी कि वैज्ञानिकों ने सिस्टम के मास और उसमें उपस्थित कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया और वही यूनिट किस नाम से जानी जाती है? वो यूनिट मोल के नाम से जानी जाती है। ओके, तो मोल शब्द का प्रयोग ओस्टवाल्ड ने किया और मोल है क्या? एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस होती है। और एक मोल, और हम एक मोल को डिफाइन करें कि एक वास्तव में 1 मोल है क्या? 1 मोल या मोल को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोल को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके एवोगाड्रो संख्या जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है? एक मोल कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि एवोगाड्रो संख्या है क्या? एवोगाड्रो संख्या इट मींस Na इक्वल क्या? 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या होती है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाता है? एक मोल कहलाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ substance, the amount of substance in which present 6.02 × 10⁻23 particle, ठीक है, called as mole या called as 1 mole. The amount of substance in which contain या in which present 6.02 × 10⁻23 particle called as mole। यानी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक मोल कहलाता है। ठीक है, ये जो संख्या है ये संख्या सबके लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, क्या कहते हैं? 1 डोजन का नाम लेते हैं। तो 1 डोजन में अगर कहते हैं 1 डोजन पेन है तो 1 डोजन पेन में 12 पेन। अगर 1 डोजन बनाना की बात करते हैं तो कितने बनाना, कितने केले? 12 केले। तो जिस प्रकार से 1 दर्जन में 12 की संख्या फिक्स होती है, ठीक है, 1 सप्ताह में 7 दिन फिक्स होते हैं, उसी प्रकार से 1 मोल में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 मोल में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा कि
किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वह संख्या वो क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल है क्या। तो पार्टिकल के अंतर्गत पार्टिकल में क्या क्या आएंगे? पार्टिकल में एटम भी क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, etc. ये सब क्या होते हैं? ये सब पार्टिकल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हम कहें 1 मोल पार्टिकल में कितने पार्टिकल? तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 मोल पार्टिकल। 1 मोल पार्टिकल में कुल कितने पार्टिकल? ये मैंने बताया कितने पार्टिकल? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि 1 मोल, ठीक है, सोडियम एटम में कुल कितने एटम होंगे? तुम कहेंगे 6.02 × 10⁻23 एटम, यानी सोडियम एटम। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं 1 मोल मॉलिक्यूल में कुल कितने मॉलिक्यूल की संख्या होगी? तो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये कह रहे कि 1 मोल आयन में कुल कितने आयन होंगे? तो 6.02 × 10⁻23 आयन होंगे। इसी प्रकार से कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी? तो 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की ये संख्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये संख्या सभी पार्टिकल के लिए क्या है? कांस्टेंट है। तो पार्टिकल के अंतर्गत एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो the amount of substance which contain 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल कॉल्ड एज 1 मोल। और पार्टिकल के अंतर्गत ये सब आएंगे। 1 मोल पार्टिकल में 1 मोल कण में इतने कण, 1 मोल एटम में इतने एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस में इतने आयन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन्स में इतने प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन में इतने न्यूट्रॉन्स। तो इस प्रकार से ये संख्या क्या है? ये संख्या कांस्टेंट है। ठीक है, और मोल, एक चीज और ध्यान दें, मोल क्या है? मोल वैज्ञानिकों ने पदार्थों के स्थिरीकरण के लिए एक यूनिट को प्रस्तुत किया जिसकी सहायता से हम सिस्टम का द्रव्यमान और पार्टिकल की संख्या को एक सरल से यूनिट में व्यक्त करते हैं, जिसे हम मोल कहते हैं। और मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम ओस्टवाल्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, ये क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर ये मोल है, मोल ठीक है ना। अब हम कहें ग्राम एटम, मोल क्या क्या हो सकते हैं? ये मोल जो है, मोल क्या है? ग्राम एटम के मोल होते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल्स के मोल होता है। और अगर कहें ग्राम आयन में क्या है? मोल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर मास क्या है? मोलर मास, ठीक है। यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को, ठीक है, किसी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ के मोलर मास को हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। तो ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चंस में ग्राम एटम है तो मोल कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल है वो भी मोल कहलाएंगे, ग्राम आयन है तो भी क्या कहलाएगा? मोल ही कहलाएगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ध्यान देना, किसी पदार्थ का 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाता है।
ओके, तो चलिए ये पॉइंट नोट कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल पर आधारित क्वेश्चंस किस प्रकार से लगाते हैं। ठीक है, इसको आप सारे चलिए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे आधारित जो कैलकुलेशन है वो कैसे लगेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हमें मोल निकालना है, एक चीज मैं और बता दूँ आपको, जो पार्टिकल है, पार्टिकल मैंने बता दिया, पार्टिकल में क्या क्या होते हैं। पार्टिकल में एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि आपको किसी भी पार्टिकल का मोल निकालना है, अगर पार्टिकल में मान लीजिए एटम है तो एटम के ग्राम में वेट और एटम का एटॉमिक मास निकालेंगे। अगर पार्टिकल में अगर आपको मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल के ग्राम में भार क्या है और फिर क्या उस मॉलिक्यूल मास को निकालेंगे। ठीक है, तो मोल निकालना में मोल इक्वल क्या होगा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स में या तो एटॉमिक मास होगा, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो इस प्रकार से अगर आपको ये मोल निकालना है और क्या दिया है, पार्टिकल का मास भी अमाउंट दिया है, तो आराम से निकाल सकते हैं मोल इक्वल टू अमाउंट ऑफ पार्टिकल अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर एटम है तो एटम का भार डिवाइड बाय परमाणु भार, एटम का भार। अगर पार्टिकल में मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल की ग्रामीण मात्रा क्या है, डिवाइड बाय उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ओके, चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। मोल अगर हमें निकालना है, मोल इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय Na, और Na आप जानते हैं Na क्या होता है, Na होता है 6.02 × 10⁻⁻³ क्लियर। तो मोल इक्वल क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। Na मींस क्या, Na मींस 6.02 × 10⁻⁻³ अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता है तो मोल निकालेंगे, अगर आपको मोल पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, और उसी प्रकार से यदि आपको अमाउंट ऑफ पार्टिकल पता है तो मोल निकाल लेंगे, अगर मोल पता है तो इस फार्मूले के रिगार्डिंग आप अमाउंट ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगर हमारे पास क्या है, कण का पार्टिकल का द्रव्यमान है, ठीक है, पार्टिकल के द्रव्यमान से, ठीक है ना, हम क्या निकालेंगे, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यदि हमें क्या पता हो, पार्टिकल की संख्या पता हो, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या,
एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास की गणना कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करके हम Na की संख्या यानी कि 6.02 × 10⁻23 का प्रयोग करके, या अगर प्रोसेस में आयतन दिया हो तो हम 22.4 लीटर का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो मैंने बताया हुआ है क्या, मोल है। ये क्या है, किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसके इतने कम प्रेजेंट होते हैं, वो एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। और 22.4 लीटर क्या है, तो 22.4 लीटर क्या होता है, एनटीपी। एनटीपी मींस क्या, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है, ठीक है, वन मोल गैस, 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml, ठीक है। तो एनटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन होता है ये फिक्स होता है। ये क्या है, 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम फिक्स है। जिस प्रकार से किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके इतने कण प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वह एक मोल कहलाता है। उसी प्रकार से नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल क्या 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, कि एक मोल में कितने पार्टिकल, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। और एनटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन है वो कितना है, 22.4 लीटर या 22,400 ml, ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज हो गया कि मोल, अमाउंट ऑफ पार्टिकल अपॉन मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और पार्टिकल्स में या तो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो भी हो उसकी वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे। और दूसरा क्या है, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, ओके। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो मोल निकालेंगे, मोल दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। और यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पार्टिकल दिए होंगे, और उस नंबर ऑफ पार्टिकल की सहायता से, ठीक है ना, उस नंबर ऑफ पार्टिकल की सहायता से एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की गणना करते हैं। किसकी सहायता से, इस संख्या की सहायता से। भी आयतन दिया होगा तो हम 22.4 लीटर का प्रयोग करके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और एक एक एग्जाम्पल आप देखते रहिएगा। चलिए, पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन से मोल, फाइंड मोल। किसमें हमारे पास क्या, 46 ग्राम सोडियम, पहला क्या 46 ग्राम सोडियम, एक और मान लेते हैं क्वेश्चन से 9 ग्राम वाटर। तो देखें क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि हमें मोल निकालना है। हमें क्या पता है, ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम की ग्राम में मात्रा दिया गया है। ये मॉलिक्यूल है H2O, ये क्या है 9 ग्राम है। तो सबसे पहले सोडियम का अमाउंट, ये मोल निकाल लें। तो मोल के लिए फार्मूला क्या है, मोल इक्वल क्या, अमाउंट ऑफ Na एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक
मास ऑफ एन। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोडियम कितना है 46 है, 46 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, ये कितने टाइम कैंसिल 2, यानी कि 46 ग्राम जो सोडियम है इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल सोडियम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कितना मोल आ गया, ये 2 मोल हो गया। ओके, इसी प्रकार से 9 ग्राम वाटर का मोल क्या होगा, तो मोल इक्वल क्या, वाटर की ग्राम में मात्रा 9 है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 18 होगा, तो 1/2 इट मींस का 0.5। तो यहाँ पे देखें आप कि जब ग्राम में अमाउंट दिया गया तो हम मोल कैसे निकालें, तो अमाउंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, इस प्रकार से निकाल लिया। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, अगर हमारे पास 2 मोल NaCl है, क्या है 2 मोल NaCl है, और क्या है 2 मोल NaCl है और 3 मोल O2। इसका निकालना है मास निकालना, क्या निकालना है मास निकालना। ठीक है, मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल इक्वल क्या होता है, मोल इक्वल W/m होता है। क्यों, मोल इक्वल क्या W/m, तो मोल हमारे पास है, हम पहला निकाल लें क्या, ये पहला 2 मोल, दूसरा क्या है 3 मोल। पहला क्या 2 मोल NaCl का मास क्या होगा, तो मोल कितना है 2 लिख दिया, और मास निकालना है तो W निकालना आपको, और इसका NaCl का एटॉमिक वेट क्या होगा, NaCl का एटॉमिक वेट कितना होगा, Na का होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है 35.5, ये कितना हो जाएगा 58.5, यानी कि 58.5। ठीक है, तो W इक्वल क्या होगा, W इक्वल 2 × 58.5, इसका आप मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि आंसर आएगा वो 2 मोल NaCl का मास हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 मोल O2 का क्या होगा, तो 3 मोल O2 का फिर वही मोल इक्वल क्या W/m, तो मोल कितना दिया गया है, मोल है 3 इक्वल W, और ऑक्सीजन का 10 मोल है, 32, तो W क्या हो जाएगा, W बराबर 3 × 32, W इक्वल क्या होगा 96, यानी 3 मोल O2 का जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 96। तो यहाँ पे अगर आपको मोल दिया है तो मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मास दिया है तो मोल निकाल लेंगे, अगर मोल दिया है तो इस तरह से हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो मोल दिया तो हमने मास निकाला, अगर मास दिया है तो हमने मोल निकाल लिया। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फिर अगर पार्टिकल की संख्या दी गई है, ठीक है, फाइंड मोल, और पार्टिकल की संख्या दी कितना, ये दिया है 3.01 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है 6.02 × 10⁻21 H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे मोल निकालना है, और ये सब क्या है, ये सब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे देखें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है और मोल निकालना है। इसके पहले मैंने फार्मूला बताया था, मोल इक्वल क्या, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या Na। तो Na आप जानते हैं ना क्या होता है, Na इक्वल होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो हमें मोल निकालना है, तो पहला निकाल रहे हैं हम, पहला पॉइंट मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, दिया है 3.01 ×
23 CO2 मॉलिक्यूल का है और डिवाइड बाय Na कितना होता है 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे, ये पावर और कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम, ये क्या 2 टाइम, इट मींस क्या 1/2 इक्वल क्या 0.5 मोल। ओके, तो अगला क्या दिया है यहाँ पे, अगला दिया है कि कितने पार्टिकल है तो मोल क्या होगा, तो फिर मोल इक्वल क्या नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 6.02 into 10 to the power 21 अपॉन 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, जब कैंसिल होगा तो क्या होगा 10 to the power 21 into 10 to the power -23, तो क्या हो जाएगा 10 to the power -2 क्या मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हमें मोल निकालना है तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो हम मोल निकाल सकते हैं इस प्रकार से कि मोल इक्वल क्या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या Na। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अब क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है और हमारे पास वैल्यू क्या होगा मोल का होगा, तो 0.5 मोल, ये क्या हीलियम है, हीलियम। अगला क्या है, एक है 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखें, अब मोल दिया है तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला वही लगेगा, मोल इक्वल क्या, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय क्या 6.02 into 10 to the power 23, इट मींस Na। तो मोल कितना है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोल कितना दिया है 0.5 इक्वल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या 6.02 into 10 to the power 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल क्या 0.5 into 6.02 into 10 to the power 23। आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये मोल दिया है, पार्टिकल संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल क्या मोल इनटू Na। तो मोल कितना दिया 1.5 इनटू Na की वैल्यू क्या 6.02 into 10 to the power 23। आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा देने से आपके नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप, देखिए मोल कॉन्सेप्ट आपको फार्मूला पता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, लगा लेंगे आराम से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया कि कण के द्रव्यमान से, ठीक है, कण के द्रव्यमान से हम कैसे एटम का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं अवगाद्रो संख्या का यूज करते हैं, या अगर क्वेश्चन में अगर आयतन दिया है तो हम आयतन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, किसी तत्व के, क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के 9 into 10 to the power 23 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान 99 ग्राम है। ओके, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान
ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखो, इस कण के द्रव्यमान की सहायता से, अभी मैंने बताया कण के द्रव्यमान की सहायता से, ठीक है, किस प्रकार से हम ये कण में क्या हमारा परमाणु दिया है, जब कण में एटम दिया है तो हम क्या निकालेंगे, एटम का द्रव्यमान निकालेंगे। अगर कण में हमारा अणु होता तो क्या निकालते हैं हम, अणुभार निकालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इतने कण का द्रव्यमान इतना ग्राम है, तो हम कह लेंगे क्योंकि 9 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 99 ग्राम। क्लियर है? तो हम एक कण का द्रव्यमान निकाल लें, ठीक है, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, एक कण मीन्स क्या, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 99 डिवाइड बाई 9 × 10⁻23। अब हमें यूज क्या करना है, एवोगाड्रो संख्या का यूज करना है। तो उतने कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो जो उतने कण का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो 6.02 × 10⁻23 परमाणु, इस परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, 6.02 × 10⁻23 × 99/9 × क्या 10⁻23। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होगा 11 टाइम है, तो होगा 6.02 × क्या 11। इसी को आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इतने ग्राम का एटॉमिक वेट होगा। मेरी बात समझ गए आप? तो कण के द्रव्यमान की सहायता से हम परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार या अणुभार की गणना करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसी के एक अगला क्वेश्चन आपको और देते हैं। अगर कहा जाए एनटीपी पर किसी गैस से, एनटीपी पर किसी गैस के 11.2 लीटर, ठीक है, सॉरी 1.12 लीटर की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। ओके, गैस का अणुभार निकालना है, गैस का अणुभार ज्ञात करो, गैस का अणुभार ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखें एनटीपी पर किसी गैस के इतने लीटर की मात्रा इतना ग्राम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया है, लीटर आया है। इसके पहले क्या था, कण था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कण का द्रव्यमान था। अब यहाँ पे क्या है, इतने लीटर की मात्रा 20 ग्राम है। तो बताओ क्या होगा, गैस का अणुभार क्या होगा। ठीक है, तुम जानते हैं अच्छे प्रकार से, ये ध्यान देना, ठीक है। एनटीपी पर 1 मोल गैस तो आखिर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम कहेंगे क्योंकि 1.12 लीटर 1.12 लीटर गैस की मात्रा कितना है, 20 ग्राम है। तो अब हम 1 लीटर की बात कर लें, 1 लीटर में गैस की मात्रा कितनी होगी, 20/1.12। तो एनटीपी पर कितने आयतन होते हैं, कितना आयतन, यानी 22.4 लीटर गैस की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, 22.4 × 20/1.1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, वह इसका अणुभार होगा।
क्या होगा, उस गैस का अणुभार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको एक और टॉपिक्स बताते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे अब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल का मोल निकालें। कैसे मोल निकालेंगे, मॉलिक्यूल का मोल निकालें। अब वह मॉलिक्यूल किन विभिन्न एटम से बना हुआ है, तो प्रत्येक उस मॉलिक्यूल में उपस्थित प्रत्येक एटम की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूल का मोल तथा उस मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना। ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूल का मोल ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, पहला स्टेप, हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल का हम मोल निकाल लेंगे। पहला स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल का मोल निकालेंगे। दूसरा स्टेप, अब हम ये देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और प्रत्येक एटम की एटॉमिसिटी क्या है, वो देख लेते हैं। और ये तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम तीसरे स्टेप में उस एटॉमिसिटी में उस मॉलिक्यूल के मोल से हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है वहां पे उस एटम की संख्या होती है। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 में मोल, फिर अणु की संख्या, अणु की संख्या तथा कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करो। परमाणु की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए यहाँ पे CO2 एक मॉलिक्यूल है और इस CO2 मॉलिक्यूल में CO2 का मोल निकालें। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन CO2 का मोल, दूसरा क्वेश्चन उस अणु की संख्या, और फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मोल। ठीक है, मोल ऑफ CO2 मोल क्या होगा, CO2 मोल इक्वल क्या, W अपॉन क्या, मालूम है। तो CO2 मोल निकालने के लिए ग्राम में मात्रा कितना दिया इसका, 88 और CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, कार्बन होता है 12 और O2 होता है 32। इट मींस 12 32 क्या 44, ये 44। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएंगे टाइम में, यानी क्या बनेगा 2 मोल। क्या बन जाएंगे 2 मोल। ओके, तो अणु की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 2 मोल हो गया। ठीक है, यानी एक मोल CO2 में CO2 की अणु की संख्या कितनी होती है, 6.02 × 10⁻23। तो 2 मोल में कितने अणु की संख्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट हमारा है कि तो 2 मोल आ गया का आंसर। अणु की संख्या क्या होगी, तो एक मोल में CO2 में कितने CO2 की संख्या,
एक मोल CO2 में 6.02 into 10⁻³ क्या होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल होंगे। तो है कितने मोल हमारे पास, 2 मोल है। क्या हो जाएगा, 2 into 6.02 into 10⁻³ ये क्या हो जाएंगे, 12.04 ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड अणुओं की ये संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है कि इस CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये CO2 आप ऐसे निकाल लेंगे, ये इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स की एटॉमिसिटी क्या होती है। तो यहाँ पे एक कार्बन है और क्या है, 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन और क्या, 2 ऑक्सीजन। ठीक है। तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो अब इस एक कार्बन का क्या निकालना है, एक कार्बन का परमाणु की संख्या निकालनी है। तो परमाणु की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम मोल से गुणा कर देंगे और इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें भी मोल से गुणा कर। अब मोल कितना आया है, मोल 2 आया है। इट मींस सबकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1n, इसका क्या होगा 2n। ये मतलब क्या, n जो है एक नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो यानी Na और ये क्या n। मैंने तो बताया अभी कि जो हमें परमाणु की परमाणुता होती है, एटॉमिसिटी होती है, और उस एटॉमिसिटी में एवोगाड्रो संख्या से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में जो मोल है, मोल की संख्या से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है। यानी CO2 नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, 2 × 1n। इट मींस 2 है क्या, मोल है, ये जो मोल आया है। तो मोल की संख्या से गुणा करानी है, 2 × 1 × 6.02 या 2 × क्या 10⁻23। तो ये आप गुणा करा देंगे। ये गुणा कराने पर जो भी संख्या मिलेगी आपको, वो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो मोल, ठीक है, मोल गुणे एटॉमिसिटी कितनी इसकी, 2, और एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, 6.02 × 10⁻23। ऐसा कराने पर आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा। क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज है अभी जो मैंने बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, मोल इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई क्या, एवोगाड्रो नंबर। थोड़ा सा आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, यही तो करते हैं, मोल इनटू क्या, मोल इनटू 6.02 × 10⁻23 यही करते हैं। यहाँ पे एक एटम है, एक एटम के लिए एक बार यूज करेंगे आप 6.02 × 10⁻23। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इसलिए क्या करते हैं, 2 × 6.02 × 10⁻23 यही करते हैं आप। तो वही चीज तो हमने यहाँ पे किया है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल नंबर ऑफ जो पार्टिकल होता है, ये ऐसे कह लें, मोल इक्वल क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या 6.02 × 10⁻23 हो गया। क्योंकि अब हमारे पास तो मोल दिया गया है, मोल की सहायता से क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। ये मोल किसका है, ये मोल है मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो मॉलिक्यूल के मोल से हम एटम की संख्या निकालेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में एटम की एटॉमिसिटी क्या है, यहाँ पे कार्बन की एक एटॉमिसिटी है तो 1n होगा।
यहाँ पे इस CO2 में ऑक्सीजन की 2 टाइम स्थिति है, इसलिए क्या होगा PM होगा। ये नंबर ऑफ क्या जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जब आप नंबर ऑफ ये क्या नाम है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं तो क्या होगा मोल इंटू 6 पॉइंट नंबर ऑफ पार्टिकल का मोल इंटू 6.02 इंटू 10⁻³ ऐसे करके हम इसको क्या निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हम कार्बन की एटम की संख्या और ऑक्सीजन की एटम की संख्या को फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से ये मोल कॉन्सेप्ट हुआ और मोल पर आधारित ये क्वेश्चंस हुए। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उसको लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास गिब्रेलियस, बर्जीलियस, एवोगाद्रो और मोल कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, इसमें जो मैंने 5-6 जो भी एग्जाम्पल बताया उसको नोट कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपको मिले उसको आप लगा लीजिएगा। ओके, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। ओके, थैंक यू।